हाय एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे वैद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें अपन ने कल ओम के नियम के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसी ओम के नियम का आपने देखा था स्थिरांक जो था आर यानी कि प्रतिरोध, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है प्रतिरोध, ठीक है, या रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध या रेसिस्टेंस क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको पता हो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, यानी कि जो लाइट होती है, अपन कहें विद्युत जो होती है, वो किसके कारण उत्पन्न होती है, यानी कि उसका क्या रीजन होता है। किसी पदार्थ में अपन इलेक्ट्रिसिटी को यदि प्रवाहित करवाएं तो प्रवाहित क्यों होती है। ठीक है, इसका एक ही कारण है कि उस पदार्थ में कोई भी अपना मटेरियल है, उस मटेरियल में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेंगे, यानी कि वो गति करेंगे, तो ही विद्युत का चालन होगा या इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कोश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से अपन कह सकते हैं कि कम, मतलब नाभिक और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है कम होता है, यानी कि जो बाह्यतम कोश होता है उससे अपन इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसी मटेरियल की। ठीक है, ये यहीं पे रहने दीजिए। अब अपन बात करते हैं किसी मटेरियल की, यानी कि पदार्थ की। ठीक है, अब जो पदार्थ है वो किससे बना होगा, बहुत सारे अणुओं से, यानी कि जो पदार्थ है वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होगा। और जो अणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। ठीक है, यानी कि जो परमाणु है वो बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे, और अणु है जो पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब बात आती है परमाणु की। ठीक है, तो परमाणु के बाह्यतम कोश में ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसको अपन कम ऊर्जा देकर ही वहां से फ्री करवा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते कम बल द्वारा, यानी कि आकर्षण बल होता है जो नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच वो कम होता है। ठीक है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कि परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो सकते हैं, यानी कि अपन मान लेते हैं वो फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है, अब जब अपन इसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, जो अपना पदार्थ था उस पदार्थ को किसी एक सिरे को, यानी कि पदार्थ को बैटरी के सिरे से जोड़ देंगे, यानी कि जो अपना पदार्थ था उसके साथ अपन क्या जोड़ देंगे, कोई सेल या बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, अब जैसे ही अपन सेल या बैटरी जोड़ेंगे तो जो पदार्थ के अंदर परमाणु थे, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो विद्युत होती है किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी कि अपन कह सकते हैं जैसे ही अपन ने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन है जो उनका मूविंग करना स्टार्ट हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब अपने विद्युत का चालन हो रहा है, यानी कि विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जो विद्युत की, यानी कि धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि जैसे धारा की दिशा इस तरफ होगी तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये तो था अपना नॉर्मल, यानी कि अपन कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में विद्युत का चालन कैसे हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात करें प्रतिरोध की। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अभी जो भी कोई पदार्थ है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पाए जा रहे हैं, परमाणु में, यानी कि एटम में। ठीक है, और जो परमाणु होता है वो किससे बना होता है, यानी कि परमाणु है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और जो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है मिलकर क्या बनाते हैं, मटेरियल या पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने बैटरी यहाँ पे जोड़ी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव होना स्टार्ट हुए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मूविंग वाला पथ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जाने का जो मार्ग होता है या अपन कहें जो पथ होता है, वहाँ पे ये पदार्थ, जो परमाणु होते हैं वो परमाणु या फिर अणु बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और जैसे ये आगे बढ़ने इस ओर गति करना स्टार्ट करेगा तो बीच में कोई दूसरा परमाणु आ गया या अपन कहें अणु आ गया। ठीक है, जैसे ये आया तो इसकी जो गति है वो अवरोधित हो गई, यानी कि किसी पदार्थ में जो अपना अपन कहें विद्युत या फिर अपन कहें धारा है उसके,
या फिर अपन कह सकते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन को आवेश कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आवेश है उसकी प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को अपन क्या कहते हैं, उस बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने पास ये यहाँ पे पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ में ये अपना अणु है और यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये दूसरा अणु है, या अपन परमाणु मान सकते हैं इसको, अणु या परमाणु कुछ भी कहो, ठीक है। फिर अपने पास ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके साथ अटैच, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये वापस परमाणु आ गया, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने इसको इस बैटरी के साथ, और ये अपना की है यानी कि कुंजी है, और ये यहाँ पे अपन ने बैटरी जोड़ दी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और जो धारा होती है आई होती है वो हमेशा प्लस से निकलती है, ठीक है, और माइनस पे आती है, तो यानी कि यहाँ से आएगी। अब अपन बात करेंगे कि जब अपन बैटरी जोड़ रहे, धारा प्रवाहित कर रहे, तो जो पदार्थ अपना था, जो मटेरियल था, उसमें क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन है, और जो खाली वाला है इसको अपन ने क्या कह दिया, परमाणु या अणु कह दिया, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अपन कहें कि इस पदार्थ के साथ अपन ने धारा प्रवाहित करनी, यानी इसके साथ जब बैटरी जोड़ी, तो बैटरी जोड़ने पर धारा प्रवाहित हुई, तो धारा प्रवाहित हुई तो इलेक्ट्रॉन है जो इस ओर गति करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के प्लस एंड की साइड गति करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये गति कर रहे हैं तो इनके आड़े ये आ रहे हैं, यानी कि इनका अपन कह सकते हैं रोड़ा डाल रहे, ठीक है, यानी कि ये बीच में आ रहे। कौन बीच में आ रहे हैं, परमाणु और अणु, ठीक है। और यदि ये बीच में आ रहे तो इसकी जो गति है, या जो अपन इसकी जो गति है वो अवरोधित हो गई, यानी कि इसके बीच में आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी अपन कहें इलेक्ट्रॉन की या आवेश की प्रवाह, जो प्रवाह हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और इसी बाधा को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी अपन कहें किसी चार्ज के रेसिस्टेंस, यानी अपन बात करें कोई कंडक्टर है, यानी कि चालक है, उस चालक में क्या होगा, आवेशों का प्रवाह होगा, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह होगा। और यदि उस आवेश के प्रवाह में कोई ऐसी चीज या वस्तु जो बाधा उत्पन्न कर रही है, यानी कि रेसिस्ट कर रही है उसको, तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे या रेसिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध होता है या रेसिस्टेंस होता है, इसको अपन एक प्रकार से कंडक्टर की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है, भी कह सकते हैं इसको। अब अपन बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता या डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। अब जो प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई भी अपना कंडक्टर है या जो चालक है उसकी लंबाई के, यानी कि जो उसकी लंबाई होती है वो इसको प्रतिरोध को किस प्रकार से अपन कहें प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि उसकी लेंथ के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे अपना ये वाला इतना यहाँ से लेकर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को जैसे माना ये पहले था 5 सेमी, ठीक है। अब जैसे अपन ने इसको 5 सेमी से 10 सेमी किया, यानी इसकी जो लंबाई है वो क्या कर दी अपन ने, बढ़ा दी, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने लंबाई बढ़ाई तो इसके अंदर जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो अन्य कंपोनेंट होंगे, यानी कि इसको जो अपनी जो धारा है या करंट है उसको रेसिस्ट करने के लिए, या अपन कहें जो चार्ज का फ्लो है उसको रेसिस्ट करने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं वो इसकी बजाय इसमें ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे बाधा उत्पन्न ज़्यादा होगी इसकी बजाय, ठीक है। यानी कि जो 5 सेमी वाला अपने पास वायर है या जो कंडक्टर है उसकी बजाय जो 10 सेमी वाला अपना कंडक्टर है उसमें जो बाधा उत्पन्न ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे जो बाधा आएगी वो ज़्यादा आएगी इसकी तुलना में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है या आर होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि इसका अपन कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है, ठीक है।
और समानुपाती का मतलब आप समझते हैं, यानी कि जैसे एल बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट क्या होता है? ठीक है, जैसे ये अपने पास कोई अपन यही मान रहे 5 सेमी और 10 सेमी वाला। ठीक है, अब जो ये आपको सेक्शन दिख रहा है या जो ये भाग दिख रहा है ये इसका अनुप्रस्थ काट है। यानी कि कोई भी यदि जैसे ये चौक है, इसको यदि आप यहाँ से तोड़ रहे हैं ये वाला, तो ये जो दिख रहा है ये आपका इसका अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, तो ये जो अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जो ये इस वाले क्षेत्र को, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है उसको अपन घटाएं या बढ़ाएं तो इसकी प्रतिरोध, अपन कहें इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपन ए सिंबल से दर्शाते। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन ए का जो ए है वो बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो 1/A का समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं जो आर है या जो प्रतिरोध है वो इसके क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वित्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, वित्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, तो अपने पास एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, यानी कि पहला है आर समानुपाती एल, यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा है आर समानुपाती 1/A, यानी कि जैसे जैसे अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, यानी कि इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, कौन सा है? 1 इक्वेशन ये, दूसरा ये है। ठीक है, तो आर समानुपाती एल तो ये अपना ये वाला है। ठीक है, और दूसरा है आर समानुपाती 1/A, यानी कि ये एल तो पहले वाला ले लिया, फिर अपने पास 1/A बचा, इसको अपन ने यहाँ पे 1/A लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस समानुपाती जो चिन्ह है या जो साइन है इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, R = ρL/A। ठीक है, और यहाँ पे जो रो आपको दिख रहा है या जो ये स्थिरांक आया है, यानी कि जो अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, R = ρL/A। ठीक है, अब यदि अपन को प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है तो यानी कि रो ज्ञात करना है तो रो को यहीं पर रहने दो, या इस साइड क्या है, R है। ठीक है, और A इसके नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और L इसके गुणा में तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि रो = RA/L। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की, यानी कि इसके मात्रक की। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, रो = R, यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, और A यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे बचा L यानी कि लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर से ये 1 मीटर हट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। ओम मीटर, यानी कि जो अपनी प्रतिरोधकता होती है उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम मीटर होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता की। विशिष्ट प्रतिरोधकता, अब विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है? ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है कि यदि अपन जो अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि ए है उसका मान अपन 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और जो अपना लेंथ है या एल है उसका मान अपन 1 मीटर ले लें। ठीक है, अब अपन बात करें यदि इसको 1 का मान 1 रखें, यानी कि रो = R1/1। ठीक है, तो यहाँ पे रो = R1/1 क्या हो गया, 1 आ गया, यानी कि R, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या आता है, ओम मीटर।
यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी कि 1 मीटर स्क्वायर वाला यानी कि 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबाई वाला जो भी कंडक्टर या चालक है उसका जो प्रतिरोध आएगा या अपन कहें आर आएगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहेंगे। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि जो पहला था लंबाई पर, दूसरा अपन अनुप्रस्थ काट, तीसरा अपन बात करेंगे ताप पर निर्भरता, यानी कि जो प्रतिरोध है वो ताप से किस प्रकार से प्रभावित होगा। ठीक है। अब अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे धातु की, यानी कि जो मेटल होती है उसको यदि अपन उसका जो ताप है वो बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध किस प्रकार से हैंडल होगा। ठीक है। तो अपन जैसे जैसे धातुएं हैं, जैसे अपन मान लेते हैं सिल्वर है, ठीक है, या ओरम है, सोना या चांदी। ठीक है। तो जो सोना या चांदी जो धातुएं होती है उनका यदि अपन ताप या अपन कहें जो टेम्परेचर है वो यदि इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होता है यानी कि जो आर होता है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जब अपन धातुओं की या अपन कहें धातुओं में इसको ताप को बढ़ाएंगे तो धातुओं के ताप को बढ़ाने के साथ साथ जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरी अर्ध धातुओं की। ठीक है। अर्ध धातुएं कौन कौन सी, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। और जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है इनका यदि अपन ताप बढ़ाएंगे या जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होता है या जो रेसिस्टेंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं मिश्र धातुओं की। मिश्र धातुएं या अपन कहें एलॉय। ठीक है। एलॉय जैसे अपने पास पहला है मैग्नीन। ठीक है। जो मैग्नीन होता है वो किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकल, यानी कि कॉपर, निकल और मैग्नीज दो धातुएं हैं वो तीनों मिलकर एक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मैग्नीन। ठीक है। जो ये मिश्र धातुएं होती है या एलॉय होते हैं इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आप इस पर ताप बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसके जो रेसिस्टेंट है या जो प्रतिरोध है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जिनका ताप अपन कम करते हैं तो एक निश्चित तापमान पर अपन कहें नियत जो टेम्परेचर होता है उस पर इसका जो प्रतिरोध होता है उस वो शून्य हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। और ऐसी जो धातुएं होती है इसको अपन कहते हैं अतिचालक या सुपर कंडक्टर। यानी आपसे पूछें कि सुपर कंडक्टर या अतिचालक क्या होता है, कि कुछ अपन कहें कुछ धातुएं ऐसी होती है या जो मेटल होती है वो ऐसी होती है जो निश्चित ताप पर उनका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। ठीक है। और शून्य हो जाता है तो ऐसी धातुओं को अपन अतिचालक या सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। जैसे अपन बात करें पारे की। ठीक है। जो पारा होता है उसका जो 4.2 केल्विन ताप होता है वहाँ पे जो प्रतिरोध होता है यानी कि आर होता है वो कितना पाया जाता है, 0 पाया जाता है। ठीक है। और ऐसी धातु को अपन क्या कहेंगे, अतिचालक या सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। अब अपन बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन या अपन कहें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है। अब प्रतिरोधों का संयोजन या कॉम्बिनेशन है वो अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। और उनमें से पहला अपन ले रहे हैं, पहला होता है श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। फिर दूसरा होता है वो होता है समांतर कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम। ठीक है। अपन इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ठीक है।
अब अपन बारी बारी से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रेणी क्रम। तो जो श्रेणी क्रम होता है उसको अपन किस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई परिपथ दिया गया है, ये इस प्रकार से यहाँ पे की लगा दी है और यहाँ पे आपको एक बैटरी जोड़ दी गई है। ठीक है, और ये धारा चल रही है आई। ठीक है, यहाँ से वापस आ रही है आई। ठीक है, अब जैसे ही अपन इस चित्र को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ये वाला सिंबल होता है इसको अपन ने किसके लिए माना था, प्रतिरोध माना था आर, कल मैंने आपको बताया था। और ये वाला क्या है, बैटरी या सेल। ठीक है, और ये क्या है, कुंजी या की। ठीक है, अब अपने पास कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। अपन मान लेते हैं R1, R2 और R3। ठीक है, अब अपन क्या कहेंगे कि जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के बारे में। ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो पहला प्रतिरोध होगा उसका दूसरा सिरा, ये सेकेंड एंड, यानी कि जो पहले प्रतिरोध का सेकेंड एंड यानी कि दूसरा सिरा है वो दूसरे सिरे की फर्स्ट एंड से, यानी कि जो अपने पास दूसरा प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो। यानी कि जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध है उसका पहला सिरा आपस में जुड़े हुए हो। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा और जो तीसरा प्रतिरोध है उसका पहला सिरा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 यानी कि पहले का पहला सिरा। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं 1, 2 यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ठीक है, इसी प्रकार इसको मैं लिख देता हूँ 2, 1 यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 2 यानी कि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, 1 यानी कि तीसरे का पहला, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 2 यानी कि तीसरे का दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, अब अपन क्या कहेंगे कि यदि जो अपना 1, 2 है वो किससे जुड़ा हुआ हो, 2, 1 से, यानी कि जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, और जो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो, तीसरे के पहले के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रतिरोधों का संयोजन है, जो कॉम्बिनेशन है, इसको अपन क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम कहेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो धारा आ रही है वो तीनों प्रतिरोधों में से समान रूप से जा रही है, यानी कि जो आई है वो समान है, यानी कि जो धारा है वो सब प्रतिरोधों में समान है, यानी कि करंट है वो सेम जा रहा है। लेकिन इनके बीच जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि अपन कहें जो विभवांतर है वो अलग अलग है, और विभवांतर कितना है, V है, वो इन सब में अलग अलग है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे इसके विभवांतर के बारे में। ठीक है, तो विभवांतर इज इक्वल, इसका जो बैटरी का विभवांतर है वो अपन मान लेते हैं V। ठीक है, और इसका R1 जो प्रतिरोध है, यानी कि जो पहला प्रतिरोध है उसका विभवांतर मान लिया V1, और दूसरे का मान लिया V2, और तीसरे का मान लिया V3। ठीक है, अब आपको ओम की नियम से याद होगा कि V समानुपाती I। ठीक है, या V इज इक्वल टू RI होता है। ठीक है, तो यहाँ पे V अपना ये ले लिया अपन ने बैटरी वाला, तो बैटरी की धारा कितनी है I, और प्रतिरोध क्या है R। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं यहाँ पे V1 में धारा आ रही है I और प्रतिरोध R1। ठीक है, यानी कि IR1। इसी प्रकार यहाँ पे IR2 और यहाँ पे आ जाएगा IR3। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे IR है, यहाँ पे I सब में कॉमन ले लेते तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ से I कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ गया अपने सीरीज क्रम, या फिर अपन कहें जो श्रेणी क्रम है उसमें यदि अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अपन को प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो अपन को यदि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो उन सभी प्रतिरोधों का योग कर दीजिए, तो वो आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अब अपन दूसरे संयोजन की बात करेंगे तो वो अपना
समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, और इसको अपन कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से आपको कोई यदि परिपथ दिया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 3 प्रतिरोध जुड़े हुए R1, R2, R3, ठीक है, और ये जो तीनों प्रतिरोध है इनका जो प्रथम सिरा है वो एक बिंदु अपन मान लेते हैं A, और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु मान लेते हैं B। यहाँ पे दोनों बिंदुओं पर मिले हुए हैं, यानी कि जो इन तीनों प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा और जो सेकंड सिरा या दूसरा सिरा है वो अलग अलग बिंदुओं पर मिले हुए हैं, ठीक है। या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु पर और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु पर यदि जुड़ा हुआ हो तो ऐसे संयोजन को अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे धारा जा रही है I, ठीक है, और वापस आ रही है I, लेकिन आगे जैसे इस बिंदु पर जाएगी तो धारा 3 भागों में बट जाएगी। यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी और यहाँ पे I3 धारा जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि जो धारा है या करंट अपना जो I है वो क्या है, अलग अलग है, यानी कि जो प्रतिरोधों में धारा जा रही है वो अलग अलग है, लेकिन जो विभवांतर V है वो सेम है, यानी कि जो अपना विभवांतर आ रहा है वो समान है, ठीक है। तो अब अपन यदि बात करें कुल धारा की तो कुल धारा आ जाएगी I = I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कुल धारा आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अपने ओम के नियम से बढ़ा था V समानुपाती I, ठीक है, या अपन कहें V = RI, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो I = V/R, ठीक है। तो ये वाला जो I है ये किसका है, बैटरी का है, ठीक है। तो बैटरी वाले I को अपन लिख देते हैं V/R, ठीक है। और जो अपना I1 है, ये वाला I1, यहाँ पे I1 में V अपन ने कहा विभवांतर सेम है तो V को V ही रहने दो, और जो यहाँ पे नीचे आएगा R, ठीक है, R इसका कितना है 1, तो ये आ गया R1 प्लस इसी प्रकार दूसरे में का भी ये होगा V/R2 और तीसरे का भी यही होगा V/R3, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, V है उसको कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन ले लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और या अपन इसको V से V कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये आ गया अपना कॉम्बिनेशन, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि अपन को यदि समांतर क्रम संयोजन दिया गया हो और समांतर क्रम संयोजन में यदि आपको प्रतिरोध कुल ज्ञात करना हो, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे, इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम करेंगे, और जो ये व्युत्क्रम होता है वो इन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, यानी कि इन सब जो भी अपने प्रतिरोध है उन सब का अपन यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एडिंग करें, यानी कि योग कर दें, तो जो मान आएगा वो अपना इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, यानी कि कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि जो अपने बैटरी है या जो सेल है उसका जो विभवांतर है, ठीक है, या जो V है वो दिया गया है 6 वोल्ट, कितना, 6 वोल्ट, ठीक है। और जो अपने पास प्रतिरोध है या अपन कहें R है वो 3 दिए गए हैं, R1 = 1 ओम, सॉरी यहाँ पे अपन माना कि 4 ओम, ठीक है, R2 दिया गया है 3 ओम, ठीक है, और
3 दिया गया है 2 ओम। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, इन दोनों का पहले तो श्रेणी क्रम जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद समांतर क्रम देखना है और इन दोनों में समांतर और श्रेणी में पहले तो धारा ज्ञात करनी है, यानी कि I, और कुल प्रतिरोध कितना होगा वो भी ज्ञात करना है, यानी कि R। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि मैंने अपन पहले यहाँ पे कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में अपने पास सूत्र क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और जो प्रतिरोध है वो इस प्रकार से जुड़े होंगे। ठीक है, यहाँ माना R1 ये, R2 ये, R3 ये। ठीक है, अपने पास मान दिए हुए कितने हैं, R इज इक्वल टू R1 का मान कितना है 4, प्लस R2 का मान कितना है 3, प्लस R3 का कितना है 2, 4 2 6 और 3 9, यानी कि जो R है वो कितना आ गया 9, यानी कि जो कुल प्रतिरोध है वो आ गया 9। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास V पहले से ये V इज इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट। ठीक है, और ये R आ गया 9 ओम। तो आपको ओम के नियम से याद होगा कि R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और अपन को ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है। तो I ज्ञात करने के लिए V अपॉन R, यानी कि वोल्ट जो अपना है विभवांतर है उसमें से R का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/9, यानी कि 2/3, यानी कि जो धारा है उसका मान कितना आ गया 2/3, या इसको अपन लिख देंगे 0.6। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन बात करेंगे समांतर क्रम की, समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास जो सूत्र होता है, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और जो प्रतिरोध होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं, यानी कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ऐसे ये पैरेलल जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब अपने पास ये 1/R इज इक्वल टू R1 R2 R3 का मान दिया हुआ है, तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। यदि अपन R ज्ञात करें तो इन चारों का अपन लेते हैं लसअप, तो लसअप ले लिया, माना कि अपन ने 12। ठीक है, 12 में 4 का गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 12 में 3 का गया 4 बार, 4 को 1 से किया 4। ठीक है, फिर 2 का गया 6 बार, 6 को इसे 1 से गुणा किया तो 6। ठीक है, तो ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 6 13, 13/12, यानी कि यहाँ पे जो अपना प्रतिरोध है आ गया 1/R इज इक्वल टू 13/12, या अपन इसको R जो अपना प्रतिरोध है उसको ज्ञात करेंगे तो 12/13, ये आएगा कुल प्रतिरोध किसमें, समांतर क्रम में। ठीक है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है। ठीक है, और जो V है वो अपन को दे रखा है कितना 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि जो I होता है यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जो I होता है वो होता है V/R। ठीक है, इसका कर रहे हैं अपन, I इज इक्वल टू V का मान दिया है अपने को कितना 6। ठीक है, और फिर अपने को दिया है R का मान, R का है 12/13, 12 तो नीचे 12/13, यानी कि जो नीचे वाला इसको अपन ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 13/2, या अपन कहें I इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, ये आ गई अपनी समांतर क्रम की धारा। यानी कि अपने को यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ हो और यदि अपने को समांतर और श्रेणी क्रम में धारा और प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में अपनी धारा या आई कितनी
0.6 और कुल प्रतिरोध आया 9 ओम। ठीक है, और जो समांतर क्रम है उसमें कुल प्रतिरोध आया 12/13 और जो आई है यानी कि धारा है वो कितने है 6.5। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा और उनका अपन संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।